नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर अमेरिका के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। और इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम समझेंगे कि उत्तर अमेरिका का इतिहास कैसा रहा, इसके साथ साथ इनकी बाउंड्री कैसे डेवलप हुई, और बाउंड्री के साथ जो प्रमुख द्वीप समूह हैं उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ, और द्वीप समूहों के साथ हम देखेंगे कि खाड़ियों की लोकेशन क्या है। तो ये 4 टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका का इतिहास। तो इतिहास में जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये उत्तर अमेरिका पैंजिया का ही एक हिस्सा था। तो पैंजिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। तो ये उत्तर अमेरिका का भाग, उत्तरी भाग लॉरेशिया का हिस्सा है, और यह मध्य अटलांटिक कटक के द्वारा यूरोपीय भागों से अलग हुआ, और अलग होकर इसका प्रवाह पश्चिम की तरफ होता गया, और इसकी लोकेशन लगभग साइबेरिया के पास हो गई। तो इस साइबेरिया के पास प्लीस्टोसीन युग में ये जुड़ा हुआ था, जिसको कहते हैं बेरिंगिया ब्रिज। तो इस बेरिंगिया ब्रिज से होके एशिया से अर्ली माइग्रेशन हुआ अमेरिका वाले पार्ट में। इनको कनाडा में फर्स्ट नेशंस कहते थे और अमेरिका में इनको नेटिव अमेरिकन कहते थे। तो इन प्राचीन जनजातियों के द्वारा ये महाद्वीप बस गया। अब आधुनिक युग में यहाँ पे नोर्स लोगों का लगभग 1000 ईस्वी में प्रवास हुआ, और नोर्स बेसिकली प्राचीन स्कैंडिनेविया को कहते हैं, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क से मिलकर बना है। तो उस क्षेत्र के जो निवासी हुआ करते थे वो यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हुए, और वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बस गए। लेकिन जो मॉडर्न टाइम का बसाव है वो 1492 में कोलंबस यहाँ पे पहुंचा। तो कोलंबस के आने के बाद यूरोपीय बस्तियां, विशेषकर से ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आना शुरू हो गए। 1700 ईस्वी तक इनके उपनिवेश यहाँ पे प्रारंभ हो गए। तो जब उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो इसका एक्सटेंट है, यह 7 डिग्री 12 मिनट से लेके 83 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 52 डिग्री 37 मिनट वेस्ट से 172 डिग्री 27 मिनट वेस्ट तक ये विस्तृत है। और एशिया तथा अफ्रीका के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एक महाद्वीप के रूप में उत्तरी अमेरिकी परिमंडल मैक्सिको और मध्य अमेरिका से होते हुए ये उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये पूरा एक्सटेंट है यहाँ तक। लेकिन इनमें देश बनने की प्रक्रिया में ये अमेरिका है, ये कनाडा है ऊपर में। तो अमेरिका और कनाडा की परंपराएं सेम रही हैं, और ब्रिटिश लोगों के द्वारा और फ्रेंच लोगों के द्वारा इस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए इसको हम लोग एंग्लो अमेरिका कहते हैं। लेकिन मैक्सिको के साथ केंद्रीय अमेरिका, और केंद्रीय अमेरिका के साथ पूरा साउदर्न अमेरिका, इनको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका, क्योंकि ये लैटिनी ग्रुप की भाषाओं जैसे स्पेनिश, पुर्तगीज और इटालवी से ये ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये सारी भाषाएं बेसिकली रोमन साम्राज्य से निकली हुई हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है या एंग्लो अमेरिका है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैक्सिको और मैक्सिको से दक्षिण के केंद्रीय अमेरिकी देश हैं, इनके बारे में हम मिडिल अमेरिका के देशों के रूप में इसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्री को अगर हम देखें तो ये बाउंड्रीज सीधी सीधी बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और जो अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री है, ये लगभग 49 डिग्री नॉर्थ का पैरेलल है, सीधा सीधा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग अलग करती है। इसी तरह से जितने भी स्टेट हैं, यहाँ अलास्का कनाडा से सीधी बाउंड्री के द्वारा अलग होता है, ये सीधा सीधा बाउंड्री है। तो ये देख सकते हैं, ऐसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक बाउंड्री या ज्यामितीय बाउंड्री। तो इस बाउंड्री से अमेरिका कनाडा से अलग हुआ है, और इनके आपस के स्टेट जो हैं उनके अंतर्गत भी ज्यामितीय बाउंड्री है, जैसे किसी ने स्केल और पेंसिल लगा के सीधी लाइन से डिवाइड किया हो। अब ये बाउंड्रीज नेचुरल बाउंड्रीज है नहीं, ये मैनमेड बाउंड्री है। और इन मैनमेड बाउंड्री के पीछे जो इसका इतिहास है वो हमारा कॉलोनियल पीरियड में बसा हुआ है। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि 1700 ईस्वी तक इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, इन तीनों ने इन क्षेत्रों में अपनी कॉलोनीज बना ली थी। तो इनकी कॉलोनीज का जो लोकेशंस था, ये हम देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। और इस उत्तरी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें 13 ब्रिटिश स्टेट शामिल थे। फ्रांस ने कनाडा में अपना साम्राज्य बढ़ाया,
और मिसिसिपी की घाटी में भी ये बढ़ते गए, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो फर का व्यापार करना था। स्पेन दक्षिणी भाग इधर फ्लोरिडा वाले एरिया में और साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्पेन का कब्जा रहा। तो इस तरह से ये तीनों ही शक्तियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे अपना उपनिवेश स्थापित करने में सफल रही। इस कब्जे के बाद इन क्षेत्रों ने ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ी, जो अमेरिकन क्रांति के नाम से मशहूर है, और स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को अपने में समाहित किया। स्पेन से फ्लोरिडा लिया, फ्लोरिडा के बाद यहाँ से मैक्सिको से एक लंबे संघर्ष के बाद ये पश्चिमी एरिया लिया, रूस से अलास्का का क्षेत्र खरीद लिया। ये 1867 में मात्र $7.2 बिलियन में इसको रूस से खरीदा था। साथ ही साथ यहाँ पे हवाई द्वीप है, तो हवाई द्वीप कई सारे ज्वालामुखियों का समूह है, तो उसको भी अमेरिका ने कैप्चर किया। इसके बाद फ्रांस से लुजियाना प्रांत खरीदा। तो लुजियाना के बाद ये इस तरह से वर्तमान बाउंड्री इसकी डेवलप हुई, और ज्यादातर ये बाउंड्री ज्योमेट्रिक शेप में है, सीधी सीधी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के बाद प्रमुख द्वीपों के बारे में देखते हैं। जब उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में देखते हैं तो बहुत सारे द्वीप हैं, और ये 36,000 से कुछ ज्यादा ही द्वीप हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे अधिवासित हैं, बहुत सारे अधिवासित नहीं भी हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बेसिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, तो ये अमेरिका के परिमंडल में नहीं आता, तो इसको हम लोग अलग से सेपरेट यूरोप के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका के जो परिमंडल में इन द्वीपों को आर्कटिक आर्कीपेलिगो या कनाडियन आर्कटिक आर्कीपेलिगो बोला जाता है। तो ये ऐसे द्वीप समूह हैं जिनकी संरचना बहुत ही कठोर चट्टानों और पर्वतीय भागों से हुई है। तो इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हमारा बैफिन द्वीप। यह द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, और पूरे वर्ल्ड में इस द्वीप की रैंकिंग 5 है, यानी ये 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप आर्कटिक कार्डिलेरा का हिस्सा है, और इस पे आइस कैप, जो सेरेटेड रिज होते हैं, ग्रेनाइटिक रिज, ये सब पाए जाते हैं, जो हिमनदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। बैफिन द्वीप के बाद है विक्टोरिया द्वीप। यहाँ पे विक्टोरिया द्वीप है। तो विक्टोरिया द्वीप कनाडा का ये दूसरा बड़ा आइलैंड है, और इस द्वीप पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रायद्वीप बने हुए हैं। इसके बाद है बैंक द्वीप। बैंक के बाद एल्जेमर द्वीप। एल्जेमर द्वीप ये है बेसिकली जो सबसे नॉर्थर्न मोस्ट द्वीप है, वो एल्जेमर द्वीप है, और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की अवस्थिति भी एल्जेमर द्वीप पे ही है यहाँ पे। अब इसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, ये सारे छोटे छोटे इसी में विस्तृत हैं। तो इनको आप सेपरेटली एटलस पे देख सकते हैं। अब अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण द्वीप यहाँ पे है, इसको सेंट लॉरेंस द्वीप कहते हैं। ये 8वें नंबर का क्रम है, सेंट लॉरेंस आइलैंड। और यह सेंट लॉरेंस, अभी जो हमने बेरिंजिया ब्रिज की बात की थी कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो उसी का ये अवशिष्ट पार्ट माना जाता है, जो प्लीस्टोसीन पीरियड तक एशिया और अमेरिका को जोड़ता था। इसके बाद है अल्यूसियन द्वीप। ये लंबाई में यहाँ से फैला हुआ है, और ये अल्यूसियन द्वीप ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है, जो अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट के अभिसरण से बना हुआ है। इसी तरह अलेक्जेंडर आर्कीपेलिगो। तो ये अलेक्जेंडर आर्कीपेलिगो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है यहाँ पे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये द्वीप समूह कोस्टल रेंज के निमग्न पर्वत चोटियां माने जाते हैं। जैसे इंडिया में अंडमान निकोबार पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की डूबी हुई चोटियां मानी जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पे अलेक्जेंडर आर्कीपेलिगो ये कोस्टल रेंज की डूबी हुई चोटियां हैं, जो अभी समुद्र तल से ऊपर निकली हुई हैं। इसके बाद है वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर को हम देख सकते हैं, वैंकूवर यहाँ पे एक सेपरेट आइलैंड है, और यह बेसिकली प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए फेमस है। और इसे ट्रांस कनाडियन हाईवे, ट्रांस कनाडियन रेलवे, ये सब हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो वहां पे देखा था कि वैंकूवर से ट्रांस कनाडियन रेलवे और हाईवेज निकले हुए हैं। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट को इधर इंडस्ट्रियल सेंटर से जोड़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में वैंकूवर द्वीप पे बेसिकली फिशरी होती है, लॉगिंग होती है, जो जंगलों से काट काट के लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। वैंकूवर के बाद है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप की अवस्थिति हम देख सकते हैं यहाँ पे है। यहाँ की तट रेखा बहुत कटी फटी है, और यहाँ का मुख्य व्यवसाय फिशिंग, मत्स्यन का, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। न्यू फाउंडलैंड के बाद एंटीकोस्टी आइलैंड, ये 13वें नंबर पे है। तो एंटीकोस्टी आइलैंड की स्थिति ये है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में है। यहाँ पे बहुत सारे जीवों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो जीव कहीं माइग्रेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे डूब गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे शिप भी यहाँ पे डूबे हुए हैं। तो इस कारण से इसको सिमेट्री ऑफ द गल्फ या खाड़ी का कब्रगाह भी कहा जाता है इस द्वीप को, एंटीकोस्टी आइलैंड को। एंटीकोस्टी आइलैंड के बाद ये 14वें नंबर पे बेल्चर द्वीप। बेल्चर द्वीप
ये हडसन की खाड़ी में स्थित है यहाँ पे, और ये हडसन की खाड़ी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ ही साउथहैम्पटन द्वीप हडसन की खाड़ी के मुहाने पे ही स्थित है। और जो सबसे प्रमुख द्वीप है वो है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप की स्थिति यहाँ पे है लगभग। यह हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर में स्थित इस हवाई द्वीप की कैपिटल होनोलुलु है, जिसे क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोकेशन देखते हैं प्रमुख खाड़ियों की, जो अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ विस्तृत है। तो जो सबसे पहली खाड़ी है ये बाफिन खाड़ी। तो बाफिन बे यहाँ पे लोकेशन है, देख सकते हैं, जो ग्रीनलैंड और बाफिन आइलैंड के बीच में है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इसको आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर के रूप में कंसीडर करता है। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा लेब्राडोर सी यहीं पे बगल में है। तो लेब्राडोर सी की उत्पत्ति ग्रीनलैंड प्लेट और अमेरिकन प्लेट के सेपरेशन के कारण हुई, और ये क्षेत्र टर्बिडिटी करंट का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। अब इसमें तीसरी खाड़ी हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी की स्थिति हम देख सकते हैं, ये बेसिकली आर्डोविशियन पीरियड में ये कनाडियन शील्ड के सबमर्जेंस से बना हुआ था, और यह क्षेत्र बहुत सारे ध्रुवीय पारिस्थितिकी के जीवों का आवास स्थल है, और इसमें बेलुगा व्हेल सबसे प्रमुख एक जाति है। और इसी झील का एक नीचे विस्तार जेम्स बे है, ये वाला एरिया। और हडसन बे के ही उत्तर में यहाँ पे फॉक्स बेसिन है। फॉक्स बेसिन का जल छिछला है, और यहाँ पे ठंडे पानी में न्यूट्रेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके चलते फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, जो मत्स्यन के लिए एक अनुकूल दशा प्रोवाइड कराती है। फॉक्स बेसिन के बाद यहाँ ब्यूफोर्ट सी ये वाला एरिया है। तो ब्यूफोर्ट सी अलास्का और यूकान पेनिनसुला के पास में स्थित है। इस ब्यूफोर्ट सी में अधिकतर एरिया पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ब्यूफोर्ट सी से पश्चिम चलते हैं तो यहाँ पे बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का एक उत्तरी सीमांत सागर है, और यह क्षेत्र फिशरीज के लिए बहुत ही फेमस है। बेरिंग सागर के ही पास में एक और छोटा सा सागर है यहाँ पे, इसको कहते हैं ब्रिस्टल बे, और ये ब्रिस्टल बे भी फिशिंग के लिए फेमस जगह है। इसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, गल्फ ऑफ अलास्का को। गल्फ ऑफ अलास्का से साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और यह गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एक रिफ्ट वैली के रूप में है, जिसमें कोलोराडो नदी अपना बहुत ही बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको हम लोग मैक्सिको के साथ पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे आता है चीजपीक बे, इसके तटीय क्षेत्र में वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा एस्चुअरी है। इसके बाद देखते हैं बे ऑफ फंडी, यहाँ पे लोकेशन है। तो बे ऑफ फंडी फेमस है विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार को फेस करने के लिए। बे ऑफ फंडी से और उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और यह खाड़ी सेंट लॉरेंस नदी के थ्रू जो ग्रेट लेक्स जो इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तरी अमेरिका का, इसको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ती है, और ये पूरा क्षेत्र फिशरीज के लिए फेमस है। तो ये कुछ प्रमुख खाड़ियाँ हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।